दोस्तों नमस्कार। 2023 की शुरुआत में जनवरी 24 को हाइडनबर्ग ने एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें अडानी को यह कहा गया था कि उन्होंने अपने सारे स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया हुआ है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में भूकंप सा आ गया। 140 बिलियन डॉलर अडानी ग्रुप का जो स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन था वो कुछ दिनों में धराशायी हो गया। पूरे देश में हाहाकार था, पॉलिटिकल इशू उठा और हर तरह से कोशिश ये की गई कि अडानी को कटघरे में खड़ा किया जाए और मोदी सरकार को उसके साथ लपेटा जाए। वाजिब भी था, क्योंकि अडानी और मोदी को लेके मीडिया में बहुत सारी खबरें हमेशा चलती रहती हैं। ऑपोजिशन को एक मौका मिला और उन्होंने इस मुद्दे को बहुत गरमाने की कोशिश करी। ये मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे एक साल की लगभग तफ्तीश के बाद जो फैसला आया है उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि हम जो एसआईटी की डिमांड की गई थी कि हमें सेबी पे भरोसा नहीं है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई जाए और वो इस पूरे मुद्दे की जांच करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को, उस डिमांड को खारिज कर दिया है। दोस्तों ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि जब भी हिंदुस्तान में कोई भी इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, किसी भी संस्था द्वारा इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, हमेशा प्रयास ये किया जाता है कि उस संस्थान को साइडलाइन करके कुछ अलग से एक अनऑफिशियल कमेटी बनाई जाए, चाहे वो पार्लियामेंट के थ्रू या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के थ्रू, और जांच उससे कराई जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें भारतीय संस्थानों पे भरोसा ही नहीं है। ये बहुत दुखद बात है। कारण इसलिए कि हिंदुस्तान में जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो भारत के पार्लियामेंट के द्वारा किसी ना किसी कानून के तहत ही बनाई जाती है। वहां पे हो सकता है कि किसी कारण से इनएफिशिएंसी हो, लेकिन सिरे से उसको खारिज करना और ये कहना कि हमें उस पर भरोसा ही नहीं है और उसमें एसआईटी का प्रावधान किया जाए ताकि उस संस्था को हम बाईपास करके इन्वेस्टिगेशन कराएं, मुझे लगता है ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। और इसका एक ही आधार है कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्कोरिंग की बात सामने आती है। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हाइडनबर्ग रिपोर्ट को लेके जिस तरह से सेबी के ऊपर आक्षेप लगाए गए, क्या वो उचित थे? क्योंकि किसी ने भी ये नहीं बताया कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसके कारण उनको सेबी की इन्वेस्टिगेशन पे शक है। सिर्फ शक का एक ही आधार था कि वो भारत सरकार की संस्था है और इस समय मोदी की सरकार है और इसलिए हमें भारत की किसी भी संस्थाओं पे कोई भरोसा नहीं है। तो क्या ऐसे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, या हमेशा हम ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, हमें और अच्छे इंस्टीट्यूशंस चाहिए, भारत सरकार को और प्रयास करना चाहिए और इंस्टीट्यूशंस खड़े करने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम तो वक्त के साथ बदलता रहता है। आज मोदी सरकार है, क्या हमेशा मोदी सरकार रहेगी? ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल टर्न्स आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आने वाले 100 सालों तक मोदी ही राज्य करे, कोई जरूरी नहीं। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई नई सरकार बनेगी और ऑपोजिशन ये कहने लग जाए कि हमें संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, तो वो देश कैसे चलेगा? जितने भी विकसित देश हैं, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, या और भी कोई देश हो, जो विकसित देश हैं, जिन लोगों ने तरक्की करी है, उसका एक सबसे बड़ा आधार ये होता है कि वहां पे बहुत ही स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है। हिंदुस्तान में हम हर जगह इंटरफियर करने का प्रयास करते हैं और इसका असर भारत की पूरी संस्थागत ढांचे पे आता है। और उसका कारण ये होता है कि फिर हर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल अपॉइंटी ढूंढती है उन संस्थाओं में बैठाने के लिए। इससे उनका काम तो चल जाएगा, लेकिन संस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी, देश को नुकसान होगा। तो आज का जो मुद्दा है वो, उसको मैं सुप्रीम कोर्ट और सेबी से ज्यादा इस बात पे फोकस करता हूं कि क्या हम हिंदुस्तान की हर संस्था को टारगेट करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार इस समय रूलिंग पार्टी है। और इस बात के लिए क्या गारंटी है कि कल को जब ऑपोजिशन सत्ता में आता है और वो संस्थाओं का उपयोग या दुरुपयोग ना करे?
क्या उस समय जो ऑपोजिशन में होगा क्या वो यही प्रयास करेंगे? क्या ये एक हेल्दी ट्रेंड होगा? आज चिंता इस बात को लेके है। दोस्तों, वापस आते हैं मुद्दे पे कि जो पूरा हाइडेनबर्ग का केस था, इस बात को हमें समझना होगा कि इसमें क्या तथ्य हुए। जैसा मैंने कहा, 24 जनवरी 2023 को हाइडेनबर्ग ने रिसर्च रिपोर्ट छापी और ये कहा कि जो अडानी ग्रुप है उसमें बहुत सारे मैनिपुलेशंस हैं, माल प्रैक्टिसेस हैं, स्टॉक प्राइसेस इन्फ्लेटेड हैं और कुल मिला के ये कहा गया कि ये सब काम घपले से हो रहा है, विदेश में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, अडानी के लोग कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद अडानी ने 413 पेज का एक रिप्लाई दिया और उसमें इन बातों को जवाब दिया। ऑब्वियसली कि जब आप डिफेंड करते हैं अपने आप को तो लोग उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई और यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब का आदेश देना चाहिए, मतलब एसआईटी। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे का संज्ञान लिया और एक कमेटी गठित करी जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स थे, जिसमें अगर मैं ये कहूं कि सेबी के पुराने चेयरमैन, पुराने जस्टिस, पुराने बैंकर, आईटी एक्सपर्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स, ये सब लोगों को उस कमेटी में रखा गया क्योंकि अलग अलग स्किल सेट्स के लोग थे, नामी लोग थे। जब इनको रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करके 2 महीने में रिपोर्ट दीजिए और साथ ही सेबी को कहा कि आप भी इन्वेस्टिगेशन करिए क्योंकि भारत के स्टॉक मार्केट में अगर कुछ मैनिपुलेशन होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन का आधार और जो अधिकार है वो सेबी के कानून में है। इसीलिए सेबी को भी कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। एसआईटी ने रिपोर्ट दी। जब जो ये ग्रुप बनाया गया, एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया, इन्होंने रिपोर्ट दी, तब भी मैंने कहा था कि कुछ भी नया नहीं निकलेगा। कारण बहुत सिंपल है, आज जितना भी इंफॉर्मेशन है सारा डिजिटाइज्ड है। आपका कहीं पे भी स्टॉक मार्केट में कोई पेपर वर्क नहीं होता, किसने खरीदा किसने बेचा, ये सारा का सारा डिजिटाइज्ड है। सेबी का एक सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, वो है मार्केट का सर्वेलेंस। अगर मैं ये कहूं कि दुनिया में इस समय स्टॉक मार्केट की सबसे पावरफुल अगर कोई संस्था है पूरी दुनिया में तो वो है भारत का सेबी। और जो भारत का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, वो दुनिया में सबसे अच्छा है। आपको ताजुब होगा क्योंकि मैं इस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं, बहुत क्लोजली मैंने सेबी को काम करते देखा है, स्टॉक मार्केट के मैं बोर्ड पे रहा हूं, मैंने वहां पे काम होते देखा है। इसीलिए मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जितना मॉनिटरिंग सेबी करता है और जिस तरह का सर्वेलेंस होता है और जिस तरह से भारत में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है खासकर फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, ये अपने आप में दुनिया के लिए मिसाल है। ये बात हमें समझनी होगी। लेकिन अगर हम हर चीज में इंटरफियर करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप सिस्टम्स को कोलैप्स कर दें। जो लोग स्टॉक मार्केट और सेबी के काम करने के तरीके को नहीं जानते, जिनका उनसे कभी वास्ता नहीं पड़ा और वो दूर से दर्शक की तरह ही देखते रहे, उनको शायद ये कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आई। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो हर आम आदमी का अधिकार जरूर है कि आप कोर्ट में पीआईएल डालें, लेकिन पीआईएल डालने के साथ साथ ये भी समझें कि वो संस्थाएं कैसे काम करती हैं, उनके पास क्या अधिकार है, क्या कानून है और किस किस लेवल पे क्या क्या क्रॉस चेक्स किए जाते हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये मुद्दा कोर्ट में गया और एक्सपर्ट कमेटी ने जवाब दिया, अपनी जब रिपोर्ट जमा कराई, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई ऑब्जर्वेशंस आए जिसको भी हमें समझना होगा। सेबी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सेबी को कि देखिए, जो स्टॉक मार्केट में इतनी उथल पुथल होती है उसका कारण है शॉर्ट सेलिंग। कोई र्यूमर आती है, कोई रिपोर्ट आती है, अचानक हड़कंप मच जाता है और बुरी तरह से मार्केट में जो स्पेकुलेटर्स हैं वो या तो शेयर खरीदने लगते हैं या शेयर को बेचने लगते हैं और इस उथल पुथल में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑनेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनका काफी नुकसान हो जाता है। और खासकर उन लोगों का जो डेरिवेटिव्स में होते हैं, उनकी पोजीशंस को स्क्वायर कर दिया जाता है और इस कारण से उनकी पूरी पूंजी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए शॉर्ट सेलिंग को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं और मुझे लगता है कि सेबी इस बात को ध्यान देगी
कि आने वाले समय में इस तरह की वॉलेटिलिटी को हम कैसे कंट्रोल करें, कौन लोग हैं, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका पार्टिसिपेशन जरूरी है इस वेल्थ जनरेशन में, उनका नुकसान ना हो कहीं कुछ बड़े खिलाड़ियों की उथल पुथल वाली हरकतों से। तो ये जो वॉलेटिलिटी होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए सेबी का क्या प्लान है, इसके दो फायदे होंगे। एक तो जिस तरह से हाइडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो उथल पुथल हुई उसको कंट्रोल किया जाएगा, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसका भरोसा स्टॉक मार्केट पे बढ़ेगा, क्योंकि आज उनको सिर्फ ये कह के दूर रखा जाता है कि ये सट्टा बाजार है, और इग्नोरेंस के कारण वो लोग काफी नुकसान उठा लेते हैं। या तो वो गलत स्टॉक में पैसा लगा लेते हैं, या वो जो ब्रोकर्स के एजेंट्स होते हैं उनके टिप्स के बेस पे गलत पैसा लगाते हैं और बाद में अपनी बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कि हम कैसे मान लें कि हाइडेनबर्ग रिपोर्ट पूर्ण रूप से सही है। इस बात को भी समझना होगा। क्या हम जो भी एक फॉरेन एजेंसी ने जिसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि हाइडेनबर्ग खुद अपने आप को बोलता है कि वो एक शॉर्ट सेलर है, मतलब वो अपनी तरफ से रिपोर्ट निकालता है, हाई कीमत पे शेयर को बेच के फिर वो रिपोर्ट रिलीज करता है, और जो हाई वैल्यूएशन के शेयर हैं वो क्रैश होते हैं। जब वो क्रैश होकर नीचे के स्तर पे आते हैं तब हाइडेनबर्ग उस शेयरों को दोबारा खरीदता है, पोजीशन स्क्वायर अप होती है और इसमें अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। ये उनका मॉडस ऑपरेंडी है। इस स्थिति के अंदर जिसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हो, क्या हम उनकी रिपोर्ट को फेस वैल्यू पे सही मान लें? ये सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया ये भी वाजिब था। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई और जिन 5 लोगों का मैंने आपको नाम लिया, तो उस पे भी जो एनजीओज थे, जो पीआईएल फाइल करने वाले लोग थे, उन्होंने आरोप लगाया जी ये तो बायस्ड है। क्यों बायस्ड है? इन्होंने कभी अडानी का केस हैंडल किया होगा, कभी ये बैंकर रहे होंगे। अपने प्रोफेशनल कैरियर में एक इंसान बहुत सारे काम करता है। एक बैंकर ने अडानी को, अगर एसबीआई ने अडानी को कभी लोन दिया होगा, तो क्या पूरा का पूरा एसबीआई संस्था को आप उसको बोलेंगे कि वो अडानी के हाथ में बिक गया है? या अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कभी अडानी का केस आया होगा तो क्या आप बोल देंगे कि जजेस और लॉयर्स सब बायस्ड हो गए हैं अडानी के थ्रू? इस तरह के मनगढ़ंत इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी बहुत लगाए गए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, ये कहे कि आप जिस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं अनफेयर है, ये उचित नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रोफेशनल का, डॉक्टर हो, वकील हो, सीए हो, या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, या बैंकर्स हो, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि आगे चल के ये आदमी कोई किसी तरह का गबन करेगा, क्योंकि आज उस आदमी ने गबन कर दिया तो आप उसके इतिहास पे जाएंगे और ये कहेंगे कि ये बैंकर ने कभी इस कंपनी को लोन दिया था इसलिए ये बायस्ड है, या इस लॉयर ने किसी का केस कभी 20 साल पहले हैंडल किया था इसलिए ये बायस्ड है। मुझे लगता है इस तरह अगर हम करेंगे तो हिंदुस्तान में कोई भी अच्छा प्रोफेशनल जो भी बड़े लोगों के साथ काम कर रहा है, बड़ी संस्थाओं के साथ काम कर रहा है, हजारों लोगों के साथ अपनी जिंदगी में वो काम करते हैं, तो फिर आप एक्सपर्ट्स कहां से लाएंगे? ये बात हमें समझनी होगी। इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आया वो ये आया कि साहब हमें सेबी की जांच पे भरोसा नहीं है, जिस पे आज जजमेंट आया है। अगर सेबी की जांच पे भरोसा नहीं है तो किस पे करें? क्योंकि यही लोग हैं कहते हैं जी हमें सीबीआई पे भरोसा नहीं है, हमें ईडी पे भरोसा नहीं है, हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है, हमने जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई, हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई उस पे भरोसा नहीं है, हमें सेबी पे भरोसा नहीं है। इनको हाइडेनबर्ग पे भरोसा है, जिसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है उस पे भरोसा है और बाकी किसी संस्था पे भरोसा नहीं है। क्या ये मानसिकता उचित है? इस पे भी हमें विचार करना होगा। और यही कारण है कि जब ये मुद्दा सामने आया तो इन्होंने कहा जी देखिए एलआईसी ने और एसबीआई ने अडानी में इन्वेस्ट किया। भाई कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है तो वो प्रॉफिट के लिए करती है। मैंने भी अडानी में इन्वेस्ट किया एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो क्या हम अपने प्रॉफिट के लिए या फ्यूचर ग्रोथ के लिए या फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें? तो कहां करें? आज भी और पहले भी मैंने अडानी के जितने 10 शेयर लिस्टेड हैं
उन सब के बारे में मैंने एक एक शेयर का एनालिसिस किया था मेरे वीडियोस में, और तब ये बताया था कि अडानी की जितनी भी कंपनीज हैं उनका बिजनेस मॉडल भी ठीक है, उनकी बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। तो अगर अच्छी कंपनियों को आप अगर शेयर मार्केट में नहीं खरीदेंगे तो किसको खरीदेंगे? जिन लोगों को मार्केट की समझ नहीं है वो सट्टाबाजी में हाथ डाल सकते हैं, वो टिप्स पे अपने पैसे बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है कि अच्छी कंपनियों में या परफॉर्मिंग कंपनियों में वो इन्वेस्ट करें? इस बात को भी हमें समझना होगा। तो आज जो एसआईटी की डिमांड थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। मुझे लगता है ये एक सही दिशा में सही कदम है। भारत की संस्थाओं को जो लोग डिग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको अपनी सोच बदलनी होगी। हिंदुस्तान की संस्थाओं में सुधार कैसे हो और उनको मजबूत कैसे किया जाए, इनका सुझाव स्वागत योग्य है, लेकिन भारत की संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करना निंदनीय है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? अपने विचार रखिए। ये राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, आपके विचार जरूरी है। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।